बिहार का एक जिला जिसका नाम है सुपौल और उसी सुपौल में एक थाना लगता है। नाम है किशनपुर थाना। उसी किशनपुर के एक गांव में 55 साल की पार्वती देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। पार्वती देवी का एक बेटा था जिसकी उसने शादी की हुई थी। एक बेटी भी थी जिसका नाम था पूनम देवी। अब उसने अपनी बेटी पूनम देवी की भी शादी कर रखी थी। पार्वती का बेटा घर से बाहर रहा करता था, तो इसीलिए घर की जो मेन जिम्मेदारी थी, घर में कौन सा सामान बाहर से आना है, कब बाजार जाना है, कब बाजार नहीं जाना, इस काम को केवल और केवल पार्वती ही किया करती थी। क्योंकि घर में उसकी नई नवेली बहू थी और बहू को गांव से बाहर शहर में जाना अभी तक इतना ज़्यादा अलाउड नहीं था। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बाहर के सारे काम पार्वती देवी अपने आप कर लिया करती थी और घर के सारे काम उसकी बहू किया करती थी। लेकिन फिर इसी महीने की 21 तारीख को पार्वती देवी अपने घर से बाहर शहर में जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। पार्वती देवी को ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन पार्वती देवी कहीं भी नहीं मिलती। अक्सर वो जब भी कभी बाहर जाया करती थी तो शाम तक अपने घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन 21 तारीख की शाम भी निकल जाती है। अब अगले दिन उसकी बहू आजू बाजू की कई सारे उन सभी घरों में जाकर देखती है जिन घरों में कभी कभी पार्वती देवी जाकर बैठ जाया करती थी। उधर पास में ही उसकी बेटी की शादी हुई थी जिसका नाम था पूनम देवी। उसके घर भी जाया जाता है। उसके घर जाकर भी कंफर्म किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती देवी अपनी बेटी से मिलने उसके घर पर चली गई थी। लेकिन पार्वती देवी का कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब पार्वती देवी को घर से गायब हुए काफी दिन हो चुके थे। पास में ही एक गांव था जिसका नाम था आसनपुर कुपहा। उसी आसनपुर कुपहा गांव से खबर आती है और खबर देने वाला बताता है कि उस गांव के जंगल में उन्होंने एक औरत की डेड बॉडी को देखा है। जैसे ही पार्वती देवी की बहू को पता चलता है, उधर बेटा बाहर काम किया करता था, वो भी घर पर वापस आ चुका था, उसको पता चलता है तो सारे लोग इकट्ठा होकर उस डेड बॉडी को देखने चले जाते हैं। हो ना हो कि कहीं वो पार्वती देवी की तो डेड बॉडी नहीं है। जब वो लोग वहां जाते हैं और जाकर देखते हैं तो असल में वो जो डेड बॉडी थी वो किसी और की नहीं बल्कि पार्वती देवी की ही थी। उन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पार्वती देवी की जुबान बाहर निकली हुई थी। देखकर लग रहा था जैसे मारने वाले ने उसका गला दबाया है। उसकी छाती पर, उसके पेट पर और शरीर के और भी कई सारे हिस्सों पर काटने का निशान बना हुआ था, यानी चाकू से कटा हुआ था। चाकू से ही उसे काटकर मारा हुआ था। अब दोस्तों पूरे घर वाले इस मंजर को देखकर सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब वो आनंद फानंद में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और अब पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है इस बात का पता लगाना कि आखिर पार्वती देवी का दुश्मन कौन हो सकता है। जहां पर पार्वती देवी की लाश मिली थी उसके बिल्कुल बगल में ही जो गांव था वो गांव था जिस गांव में पार्वती देवी ने अपनी बेटी पूनम देवी की शादी करी थी। अब पुलिस वालों ने तमाम लोगों से पूछताछ करी, जितने भी उनके मुखबिर थे सभी मुखबिरों से पूछा गया। बहुत सारे ज्वेलर से पूछा गया कि कहीं तुम्हारी दुकान पर आकर किसी चोर ने कोई ज्वेलरी का सामान तो नहीं बेचा है, क्योंकि जब लाश को देखा गया था तो लाश की अंगूठी गायब थी और उसके हाथों में से सोने के कंगन भी गायब थे और उसके कानों की ईयर रिंग भी गायब थी। लेकिन पुलिस वालों की सारी कोशिशें पूरी तरह से बेकार जाती हैं क्योंकि पुलिस वालों को किसी भी अंदाज का कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद जब पुलिस पूरी तरह से फेल हो जाती है तो अब पुलिस कुंडली खंगालना शुरू करती है पार्वती देवी की। पार्वती देवी के बारे में कई सारे लोगों से पूछा जाता है कि आखिर उसका मिलना जुलना किसके साथ था, गांव में किसके साथ उठा बैठा करती थी। पुलिस वालों को लगने लगा कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं करती थी, यानी किसी तरह की स्मगलिंग तो नहीं करती थी कि कहीं स्मगलर लोगों ने उसकी हत्या ना कर दी हो। अब पुलिस ने अपनी छानबीन में गांव के बहुत लोगों से, रिश्तेदारों से यह जानने की कोशिश करी कि पार्वती देवी मोबाइल यूज करती थी या फिर नहीं यूज करती थी। तो छानबीन में पता चला कि पार्वती देवी मोबाइल यूज किया करती थी।
अब पुलिस वालों ने उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाना शुरू करा और पता करने की कोशिश करी कि सबसे ज़्यादा उसके फ़ोन से जो बातचीत होती है वो किसके साथ होती है। और पुलिस वालों ने जब कॉल डिटेल्स को निकाला तो पता चला कि सबसे ज़्यादा तो पार्वती देवी बात किया करती थी वो अपनी बेटी के ससुराल में बात किया करती थी। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में तो बातचीत करती ही है। लेकिन पुलिस वाले जब चौंक जाते हैं जब पुलिस वालों को पता चलता है कि पार्वती देवी बहुत ज़्यादा बातें अपनी बेटी के साथ नहीं किया करती थी। असल में वो बात किया करती थी अपनी बेटी के ससुर के साथ, जिसका नाम था जगदीश शर्मा। अब पुलिस वालों को पूरी तरह से जगदीश शर्मा पर शक होता है। उधर गांव के और भी बहुत सारे लोगों ने पार्वती देवी के चाल चलन के बारे में पुलिस वालों को बता दिया था। उन्होंने पुलिस वालों को बताया था कि एक बार तुम जगदीश शर्मा वाले एंगल से इस केस को सोचकर जरूर देखिएगा। अब पुलिस वालों ने सीधा सीधा जगदीश शर्मा को उठा लिया और जगदीश शर्मा से केवल और केवल एक ही बात बोली। जगदीश शर्मा से पुलिस वालों ने बोला कि हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जो भी सच है अपने आप बता दो, वरना सच को उगलवाने के और भी कई सारे तरीके हमारे पास हैं। अब जगदीश शर्मा इस बात को सुनकर पूरी तरह से डर गया और फिर वो पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाता है कि पुलिस वालों ने भी अपने दांतों के तले उंगलियां दबा ली। जगदीश शर्मा ने पुलिस वालों को बताया कि अब से 2 साल पहले यानी 2021 और 22 के बीच में उसके बेटे के रिश्ते आने लगे थे। बेटे का नाम था राजकुमार शर्मा। कई सारे रिश्ते आए, लेकिन फिर उसने बगल के ही गांव से रिश्ता ले लिया। वो रिश्ता किसी और की बेटी का नहीं था, बल्कि पार्वती देवी की ही बेटी का था, जिसका नाम था पूनम देवी। शादी हो जाती है। पार्वती देवी का बेटा काम के सिलसिले से घर से बाहर रहा करता था। उधर जो जगदीश शर्मा का बेटा था वो भी काम से घर से बाहर ही रहा करता था। अब अगर कोई भी बात पार्वती देवी के घर में आने जाने की हुआ करती थी तो उसे केवल और केवल जगदीश शर्मा ही किया करता था। और बस इसी वजह से जगदीश शर्मा को कई बार पार्वती देवी के घर में जाना पड़ता था। जब भी कभी कोई बात हुआ करती थी, किसी का मिलना जुलना हुआ करता था, तो केवल जगदीश शर्मा पार्वती के घर पर जाया करता था। इन दोनों में मुलाकातें हुआ करती थी। अच्छा, पार्वती देवी के हस्बैंड की पहले ही डेथ हो चुकी थी, अब वो भी एकदम फ्री थी और जगदीश शर्मा को पार्वती देवी कैसे भी करके पसंद आने लगी थी। इन दोनों में मिलना जुलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते इन दोनों में प्यार भी हो जाता है, संबंध बनने लगता है। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आता है और वो मोड़ था कि अब जगदीश शर्मा को पार्वती देवी की बहू पसंद आने लगी थी। जरा सोच कर देखिएगा, यानी वो अपनी समधन की बहू से इश्क लड़ाना चाहता था और धीरे धीरे जब वो उसकी तरफ देखा करता था तो पार्वती देवी की बहू भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। अब इन दोनों में इश्क हो जाता है। अब जगदीश शर्मा वही सब कुछ जो वो पार्वती देवी के साथ किया करता था, बिल्कुल सेम टू सेम काम अब वो पार्वती देवी की बहू के साथ भी किया करता था। और देखते ही देखते इस बात का पता पार्वती देवी को चल जाता है और पार्वती देवी इस बात का पूरी तरह से विरोध करती है। लेकिन जगदीश शर्मा उससे बातों ही बातों में बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे साथ करा, तुम्हारे साथ करने में जब कोई खतरा नहीं है, तुम्हारे साथ करने में जब कोई खराबी नहीं है, तो फिर उसके साथ करने में ऐसी क्या खराबी है। इस बात को सुनकर पार्वती देवी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। आखिर गुस्से में होकर वो एक दिन जगदीश शर्मा से बोल देती है कि तुम मेरे घर पर आना बंद कर दो। उसके बावजूद भी जगदीश शर्मा उसकी बहू से मिलना बंद नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विरोध करती है और उसके घर आने पर पूरी तरह से रोक टोक लगा देती है। अब जगदीश शर्मा को लगने लगता है कि अगर इसकी बहू के साथ मुझे रिश्ता रखना है, इससे संबंध रखना है, तो पार्वती देवी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो पार्वती देवी को दोबारा से विश्वास में लेता है, उससे बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। असल में यह कोई गलती नहीं थी या कोई माफ़ीनामा नहीं था। उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो उस प्लान के तहत वो पार्वती देवी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो उससे बोलता है कि मुझसे गलती हो गई और आगे से मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल लॉयल रहूँगा। और 4-5 दिन के बाद ही पार्वती देवी पूरी तरह से दोबारा से खुश हो जाती है और वो उसकी बातों में आ जाती है। अब एक दिन 20 तारीख को पार्वती देवी को वो मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। उससे बोलता है कि आ जाओ,
मिलेंगे, बातचीत करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। और उसी गांव में, जिस गांव में उसकी लाश मिली थी, जिसका नाम था आसनपुर कुपहा, उस गांव के जंगलों में ले जाकर उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसके ऊपर चाकुओं से वार करता है और उसकी हत्या कर डालता है। और पार्वती देवी को मारने के बाद वो खुद अपनी पत्नी सोमनी देवी और अपनी बहू यानी पार्वती देवी की बेटी, जिसका नाम था पूनम देवी, उससे भी इस बात को बता देता है। दोस्तों, इस बात को सुनकर आपको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि जगदीश शर्मा की पत्नी और खुद पार्वती देवी की बेटी पार्वती की लाश को निपटाने में, छुपाने में, या फिर यूं कह लीजिए कि ठिकाने लगाने में जगदीश शर्मा की सहायता करती है। अब जगदीश शर्मा पार्वती देवी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए खुद उसकी बेटी पूनम देवी का सहारा लेता है और अपनी पत्नी का भी सहारा लेता है। यह सब कुछ करने के बाद, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद, ये लोग लाश को ढूंढने का झूठा झूठा नाटक भी करते हैं। नाटक करते हैं, रोते हैं और पूरे समाज को, आजू बाजू के हर व्यक्ति को दिखाते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा चिंता है पार्वती देवी की। लेकिन इन्होंने पार्वती देवी को मारकर उसकी लाश को ठिकाने तक लगा दिया था। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, यानी ससुर और समधन का रिश्ता, यानी समधी और समधन का रिश्ता। खैर चलिए, जो कुछ भी है ये घटना हुई है और मैंने आपको इस घटना को बता दिया। अब आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं सारी घटनाओं के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।